जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है और ऐसा महसूस होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता दोनों के दरमियान जंग शुरू ना हो जाए। चीन ने इंटरवेंशन करना शुरू किया है, दोनों को समझाना शुरू किया है। अब चीन क्यों दरमियान में आ रहा है, ईरान की तरफ से ये एक्टिविटी क्यों की गई, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब के लिए धड़ाधड़ बुरी खबरें आ रही हैं। आज क्या बुरी खबरें आई ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में एक आम के दरख्त का जिक्र किया है। आम का वो दरख्त क्या है और आसिफ अली जरदारी साहब ने उसका फल कैसे खाया था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी ने खींचना शुरू कर दिया है, कैसे? और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने आज एक वीडियो रिलीज़ की है, उसमें वो खाना काबा के छत का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ कुछ दरख्वास्त कर रहे हैं। वो भी क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। हम सबसे पहले शेख रशीद साहब की तरफ आते हैं। शेख रशीद साहब ने आज एक वीडियो लॉन्च की है, उसमें वो टोपी पहन के और वेस्ट कोट पहन के थाने के अंदर बैठे हुए हैं, या मेरा ख्याल है किसी अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे बाकायदा तफसील के साथ पता नहीं है। ये पीछे जो वारस खड़ा है ये कहता है कि थाने के अंदर है, मेरा ख्याल ये कि थाने में नहीं है, शायद वो किसी अदालत में दरख्वास्त लेके गए होंगे अपनी ज़मानत की, और वहाँ पर बहरहाल उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने जिक्र किया कि जी खाना काबा की छत के ऊपर वो जो 6 पाकिस्तानी से मुकद्दस पाकिस्तानी जिन्हें खाना काबा की छत पे जाने का इत्तफाक हुआ या नसीब हुआ, उसमें मैं भी शामिल था, और मैं उसको हाजिर नाज़िर जान के ये कहता हूँ कि सारे केस जाली हैं और मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, मैं असली और नस्ली हूँ। साथ उन्होंने ये कहा कि मैं जेल में भी होऊंगा तो कलम दुआत को आपने वोट देना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर्स को भी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे वोट दें। तो वो एक इंसानी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, फिर वो एक मजहबी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये हकीकत है कि शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। तो एक आखिरी इल्तिजा उन्होंने जेल जाते जाते भी फरमा दी है, और वो समझते हैं कि ये जो जेल है शायद इन्हें वो जितवा दे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद साहब जीत सकते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब अपनी जो वोट बैंक की जो इस्ताहत है उसे इतनी बार मिसयूज़ कर चुके हैं कि लोगों के अंदर अब इनके लिए ट्रस्ट नहीं है, लोगों के दिल में अब इनके लिए रहम भी नहीं है। अब इनका एक ही तरीका है कि गेट नंबर 4 से रब्ता करें, और अगर गेट नंबर 4 शेख रशीद साहब के लिए खुल जाता है तो फिर तो शायद शेख रशीद साहब के कामयाब होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर वो गेट इसी तरह बंद रहता है तो शेख रशीद साहब को इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज लाहौर में तकरीर करते हुए एक आम के दरख्त का जिक्र किया था। वो बैकग्राउंड उसकी यह है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कैद में रखा गया, तो वो कुछ अर्सा कोट लखपत जेल में भी रहे थे और वहाँ उन्होंने आम का एक दरख्त लगाया था। अब वहाँ पे कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी जब थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी एक आम का दरख्त लगाया था और वो दरख्त भी बड़ा हो चुका है और उस पर भी बाकायदा फल लगता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ दरख्त लगाया, और वो क्योंकि इतनी मुद्दत वहाँ रहे थे जेल के अंदर कि वहाँ पे वो दरख्त बड़ा हो गया और उसके ऊपर बाकायदा फल लग गया, और उस फल को फिर बकौल उनके कि मैंने खुद खाया। तो ये एक बेसिकली तो इमरान खान साहब को एक मशवरा है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर अब आप फलों के दरख्त लगाना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है आपको इतना अरसा जेल के अंदर रहना पड़े कि फिर आपको उन्हीं दरख्तों के फल खाने पड़ें। तो ये एक आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एक मशवरा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब कोई पॉलिटिकल वर्कर या कोई पॉलिटिकल लीडर गिरफ्तार होता है तो फिर उसे वाकई इतना अरसा जेलों के अंदर गुजारना पड़ता है कि वहाँ पे फिर जो लगाए हुए दरख्त होते हैं उनके फल लगते हैं और फिर उन्हें वो फल खाने पड़ते हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से मशवरा है कुछ लोगों को जो इस वक्त जेल के अंदर है। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे, सब पे करम करे, फजल करे अपना, और ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स गुजर रहे हैं। बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट से भी बुरी खबरें आनी शुरू हो गई। इमरान खान साहब ने आरओ से अपने कागजात मुस्तरद होने के बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल से रब्ता किया था, वहाँ से भी कागजात मुस्तरद हो गए, और उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट गए थे, और लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच है, 3 रुकनी बेंच, उसने आज समाअत की और उसने पिछले दोनों फैसले जो हैं उसे बरकरार रखा, और उसके बाद इमरान खान साहब को मियाँ वाली और लाहौर दोनों जगहों से इनके कागजात मुस्तरद करके इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अब इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और सिर्फ ये मामला सिर्फ इमरान खान साहब तक महदूद नहीं है, बल्कि परवेज़ इलाही साहब के कागजात भी मुस्तरद हो चुके हैं,
सनम जावेद साहिबा के कागजात भी मुस्तरद हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात भी आज मुस्तरद हुए हैं। हमाद अजहर साहब के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं और फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया हिबा चौधरी साहिबा के भी कागजात मुस्तरद हो गए हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरा दिन था कि धड़ाधड़ हर तरफ से इनके लिए मुस्तरद होने की खबरें ही आएँ। अब लाहौर हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह इमरान खान साहब के लिए शायद कोई दरवाज़ा नहीं खोल सका या उन्हें वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल सकी। और इससे पहले ये तसव्वुर था आम के लाहौर हाई कोर्ट आखिरी इलाज होता है इमरान खान साहब पर, वहाँ से उन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाती, लेकिन इस बार इन्हें वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिली। लिहाजा आज का दिन भी कोई इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। अब हम आते हैं ईरान और पाकिस्तान के हालात की तरफ। तो 2 दिन पहले ईरान ने बलूचिस्तान के अंदर मिसाइल हमला भी किया था और उसके साथ साथ ड्रोन हमला भी किया था। 2 हमले किए गए थे और यहाँ पे एक तंजीम है जिसका नाम जैशुल अदल है। और ईरान का ख्याल ये है कि ईरान के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो दहशतगर्दी गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके पीछे जैशुल अदल है और इसने पाकिस्तान के अंदर कैंप्स बना रखे हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक जनाजे के ऊपर भी हमला हुआ था, तो उसके बाद भी ईरान को ये महसूस हुआ कि बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर 2 मुल्क यानी सीरिया के अंदर भी कुछ कैंप्स को निशाना बनाया था और फिर इराक के अंदर भी कुछ कैंप्स को निशाना बनाया था। और उसके बाद फिर ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर भी हमला कर दिया और ये एक खौफनाक हमला था। फिर उसके बाद बाकायदा खबर जारी की गई ईरान के अपने सरकारी मीडिया की तरफ से, फिर उसे ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया। पाकिस्तान बड़ी देर तक इसके ऊपर रिसर्च करता रहा और पाकिस्तानी इदारों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन रात फिर देर गए रिस्पांस आया और वजारत खारजा की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें इस हमले को तस्लीम भी किया गया और साथ ही वार्न भी किया गया ईरान को। आज सारा दिन ये टेंशन चलती रही और अब पाकिस्तान ने आखिरी खबरों के मुताबिक अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और हो सकता है कि अगर ये टेंशन बढ़ गई तो ईरानी सफ़ीर को या फिर पूरे सफारत खाने को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया जाए और फिर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाएं। अब टेंशन इतनी ज़्यादा है कि यूँ महसूस होता है कि तजारत आने वाले दिनों में बंद हो जाएगी, बॉर्डर के ऊपर जो पाबंदी लग जाएगी और इसके साथ साथ शायद कुछ सफारती ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएँ। और इसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि अगर दोबारा ईरान की तरफ से कुछ छेड़छाड़ हुई तो फिर पाकिस्तान से उसका जवाब दिया जाएगा और अगर खुदा ना खास्ता उस तरफ से कोई मिसाइल आ गया या किसी नॉन स्टेट एक्टर ने भी ये इक़दाम कर दिया तो फिर इस तरफ से जो रिस्पांस आएगा वो मुझे लगता है कि कहीं ईरान और पाकिस्तान की जंग ना छेड़ दे। और अगर ये जंग छिड़ गई तो ये जंग बड़ी ख़तरनाक होगी क्योंकि पहले ही ईरान हर तरफ से पिसा हुआ है और वो जाहिर है उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। अब अगर वो पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ कर देता है तो फिर पाकिस्तान अपने रास्ते मगरब के लिए खोल देगा। अभी तक पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया है और उसे वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप ईरान को टाइट करें, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा हमसाया साबित होता था ईरान के लिए, एक ऐसा बरादर इस्लामी मुल्क साबित होता था जिसने हमेशा ईरान की मदद की है। इवन सऊदी अरब का प्रेशर भी बर्दाश्त किया, बल्कि पूरी अरब दुनिया का प्रेशर भी बर्दाश्त किया और फिर वेस्टर्न पावर्स जो हैं, जो वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के, उनका प्रेशर भी बर्दाश्त किया, लेकिन ईरान को कभी पाकिस्तान ने डिस्टर्ब नहीं किया और हमेशा उसे रिलीफ दिया। लेकिन ईरान की तरफ से ये जो हरकत की गई उसने पाकिस्तान का दिल तोड़ दिया और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर ईरान ने इस मामले को कंट्रोल ना किया, इसकी तारीफ ना की और पाकिस्तान के साथ कुछ सफारती ताल्लुकात बेहतर ना किए या माजत ना की, तो शायद आने वाले दिनों में ईरान के लिए ये बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और पाकिस्तान शायद उन तमाम फ्रेंड्स को के लिए रास्ता खोल दे जो ईरान को टाइट करना चाहते हो। तो अगर ऐसा हो गया तो ईरान के लिए बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल होगी क्योंकि उसके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं और साथ अगर पाकिस्तान ने भी टाइट कर दिया तो ज़ाहिर है फिर उसकी जो सूरत हाल निकलेगी वो यकीनन ईरान के लिए बड़ी खौफनाक होगी। अब इस चीज़ को क्योंकि चाइना महसूस कर रहा है कि अगर ये टेंशन हो गई तो चाइना के क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और उसके साथ साथ उनके ईरान के अंदर भी चल रहे हैं, तो चीन को ये महसूस होता है कि अगर ये टेंशन बढ़ जाती है तो उसमें चाइना को इक़्तिसादी तौर पे बहुत नुकसान है। तो चाइना ने पाकिस्तान और ईरान दोनों को मशवरा दिया है कि आप अभी सफारती ताल्लुकात को मुअत्तल ना करें और मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो अब चाइना दरमियान में आ गया, अब वो ईरान को भी समझा रहा है, पाकिस्तान को भी समझा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड करती है ईरान की तरफ से। ईरान का अगर अगला रद्द-ए-अमल कोई गलत हो गया तो फिर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल होगा क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार जवाब दिया जाएगा। अब ईरान भी थिंकिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है कि हमने ये जो हमाकत की है इसका हमें आने वाले दिनों में नुकसान होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ईरान की तरफ से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल तो नहीं आता जिससे पाकिस्तान मज़ीद भड़क जाए, लेकिन सरदस्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा गुस्सा है ईरान के लिए और ईरान को अब इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा क्योंकि जब ऑफिशियल चैनल ईरान के पास थे
तो ईरान बहुत सारे मामलात वहाँ पे तय कर सकता था, लेकिन ऑफिशियल चैनल्स के बजाय एक ऐसा चैनल इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान और ईरान को जंग की तरफ ले जा सकता है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास अब कोई ईरान ने ऑप्शन छोड़ा नहीं है, अब ईरान को सोचना पड़ेगा कि उसने फ्यूचर में क्या करना है। बहरहाल चाइना दरमियान में आ गया। अब आते हैं जैश अल-अदल की तरफ। ये सुन्नी बलोची ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन स्टेट एक्टर है, जिसकी कोई स्टेट इनकी सपोर्ट नहीं करती, और ये पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाई करते रहते हैं ये लोग, और उसके साथ साथ ईरान के अंदर भी ये एक्टिविटी करते रहते हैं। आपको यकीनन ये मालूम होगा कि बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है और इतना ही तकरीबन हिस्सा जो है या उससे थोड़ा सा कम हिस्सा ईरान के अंदर है। तो ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान है और इस तरफ भी बलूचिस्तान है, और ईरान के इलाके को सीस्तान कहते हैं शायद। तो अब वहाँ पे भी बलोची हैं और इस साइड पे बलोची हैं, और वहाँ पे भी ट्राइब्स हैं और यहाँ पे भी ट्राइब है। वहाँ पे भी सिस्टम बड़ा लूज है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी सिस्टम लूज है। दूसरा, क्योंकि फेंसिंग नहीं है इस बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत सारी जगहों पे होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। और वहाँ पे ईरान ने अपने जो ट्राइब्स हैं उनको ही जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वो बॉर्डर को कंट्रोल करें। और वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें 10 लोग ट्राइबल पुलिस मैन होते हैं, तो साथ उनके 2 एक स्टेट के लोग भी होते हैं, तो वो वहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरफ से भी ज़ाहिर बलोची ऑपरेट करते हैं और उधर से भी बलोची ऑपरेट करते हैं। तो ये सारा खित्ता इस मामले में बहुत ज़्यादा हसास है। तो इस हसासियत के मामले में ज़ाहिर है एक तंजीम जैश अल-अदल बन गई, और जो ज़ाहिर है एंटी शिया है, और उस तरफ से कुछ तंजीमें हैं जो शिया तंजीमें हैं। तो ये बेसिकली एक असबियत का मामला भी है, जो ज़ाहिर है कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो ये है खौफनाक किस्म की सूरत हाल। अगर इसने ट्रिगर कर लिया तो फिर पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए ख़तरनाक होगा। तो हार्सिस तो बहरहाल पाकिस्तान और ईरान दोनों को अपने होल्ड करने पड़ेंगे, लेकिन अब जो रद्द अमल पाकिस्तान का वो डिपेंड करता है ईरान के अमल पे। अगर ईरान ने कोई गलती मज़ीद कर दी तो फिर ये वाकई खौफनाक सी जंग छिड़ जाएगी जो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकेगी। और हम आखिर में आपको शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बताते चले कि शेर अफजल मरवत साहब सिंध के अंदर धड़ाधड़ तकरीरें कर रहे थे। वो वहाँ पे उन्होंने राउफ हसन साहब के पर्चे भी उड़ा दिए थे, फिर उन्होंने हामिद खान साहब के भी कपड़े फाड़ दिए थे, फिर उससे पहले उन्होंने यहाँ सदर आरफ अलवी साहब के बारे में भी तकरीर फरमा दी थी। तो उनकी जो तेज़ाबी तकरीरें उनका सिलसिला जारी था, और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट से, और उस नोटिफिकेशन में उन्हें कहा गया कि फौरी तौर पर अपनी कंपेन सिंध के अंदर बंद करके आप इस्लामाबाद वापस आकर रिपोर्ट करें। अब अगर वो रिपोर्ट नहीं करते तो फिर मेरी इतलात ये है कि उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी को उनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अब अगर तो शेर अफजल मरवत साहब वापस आ जाते हैं तो फिर शायद उनके साथ कोई नरम रवैया रखा जाए, लेकिन अगर वो वापस नहीं आते और इस नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करते तो फिर इन्हें पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा।